वो अपने वक्त के सबसे माहिर और काबिल लोग थे। वो इतने ताकतवर लोग थे कि पूरे 80,000 स्क्वायर किलोमीटर पर उनका एम्पायर फैला हुआ था। इतने एडवांस लोग थे कि उन्होंने पानी पर पूरा शहर बसा डाला था, जिस पर उनके महल थे, तैरते हुए बगीचे थे, मकान और बाजार थे, मंदिर थे और पानी पर तैरते हुए रास्ते थे जिससे वो जमीन पर आया जाया करते थे। उनकी तहजीब इतनी शानदार थी कि सैकड़ों किस्म की डिशेज उनके डाइनिंग टेबल का हिस्सा थी। वो खुद को लड़ाकू योद्धाओं की औलाद बताते थे, लेकिन जब हारे तो मुट्ठी भर लोगों से हार गए और ऐसे हारे कि दुनिया के नक्शे से खत्म हो गए और अपने पीछे छोड़ गए अपने शहर और निशान, जो आज उनके जाने के 500 साल बाद भी दुनिया को हैरान कर देते। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एज़टेक एम्पायर की, जो यूरोपियन दौर से पहले अमेरिका में मौजूद था। और हमारे चैनल थियोर्स की सीरीज थियो हिस्ट्री में आज हम यही सब बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वो सरजमीन जिसे आप आज अमेरिका के नाम से जानते हैं, उसका नाम हमेशा से अमेरिका नहीं था। वो तो एक इटालियन जहाजी के नाम पर रखा गया था। यूरोपियंस के आने से पहले इसका नाम तवान तिनसुयु था और ये नाम देने वाले लोग थे एज़टेक्स। सेंट्रल अमेरिका में 10वीं से 12वीं सदी के आसपास टोल्टेक लोग रहते थे, जो बड़े माहिर और काबिल कारीगर थे। उनकी राजधानी टुलाए टोलन हुआ करती थी, जो आज के मैक्सिको और अमेरिका के न्यू मैक्सिको स्टेट के बीच में कहीं पड़ती थी। ये लोग कमान के बहादुर फाइटर थे और साथ ही पिरामिड और इमारतें बनाने में महारत रखते थे। लेकिन जैसा कि हमेशा होता है कि वक्त के साथ कौमें बनती हैं और बिगड़ जाती हैं, वैसे ही 12वीं सदी आते आते टोल्टेक भी कहीं गायब हो गए। उनकी सल्तनत खत्म हो गई और इनके लोग सेंट्रल अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में कबीलों की शक्ल में फैल गए। क्योंकि टोल्टेक लोगों के पास कोई राइटिंग सिस्टम नहीं था, यानी कि वो लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, तो रिसर्चर्स को टोल्टेक के बारे में ज्यादा नहीं पता। बस उनकी बनाई गई इमारतों और बर्तनों और बाकी निशानियों से या उनके बाद आने वाले लोगों के रिकॉर्ड से इतना पता चलता है कि ये लोग 9वीं सदी के आखिर में और 10वीं सदी की शुरुआत में यहाँ रहने और शहर बनने लगे थे और 12वीं सदी में खत्म हो गए। बहरहाल, एज़टेक कहानी के हिसाब से वो टोल्टेक लड़ाकुओं की औलादों में से थे और अपने हिसाब से किसी अज़तलान नाम के शहर से निकले थे, जहां से वो 13वीं सदी में सेंट्रल मैक्सिको पहुंचे। हालांकि आज तक किसी भी रिसर्च टीम को इस शहर के कोई निशान नहीं मिले हैं, इसीलिए ये माना जाता है कि उनका पुराना शहर अज़तलान हो सकता है कि असल में हो ही ना और ये बस किस्से कहानियों वाली जगह हो। एज़टेक कहानियों के हिसाब से उनके देवता हुइजिलोपोchtli ने बताया था कि तुम्हारी राजधानी वहाँ होगी जहाँ एक बार अपने पंजों में एक सांप को दबाए एक कैक्टस यानी कांटेदार पौधे पर बैठा हुआ मिलेगा। एज़टेक्स, जो उस वक्त एक कबीले की शक्ल में थे, वो साल दर साल उस निशान की तलाश में भटकते रहे। एक दिन उनके सरदार टेनोक ने एक बाज को उड़ते हुए देखा, जो अपने पंजे में एक सांप को लेकर जा रहा था और आगे जाकर ये बाज एक झील लेक टेक्सकोको के बीच में उगे एक पेड़ पर जाकर बैठ गया, जिसे टेनोक ने निशानी समझा और अपने लोगों को यही शहर बसाने का हुक्म दिया और इस शहर को अपने नाम पर टेनोक तितलान का नाम दिया। इसके लिए झील की दलदली जमीन को मिट्टी और लकड़ी से ठोस बनाकर छोटे छोटे टापू बनाए गए, जिन्हें चिनाम्पास कहा जाता था और उन पर इस शहर को बसाया गया था, जिसमें इनके मकान, महल, मंदिर, पिरामिड, बाजार, सड़कें और खेत तक थे। अब चूंकि ये शहर खारे पानी की झील के ऊपर बनाया गया था और उसके चारों तरफ अब भी झील का पानी ही था, तो यहाँ पीने के पानी के लिए लकड़ी और पत्थरों की मदद से एक नहर बनाई गई, जो झील के बाहर घाटी के दूसरी तरफ से एक झरने का पानी शहर तक लेकर आती थी और इस पानी को पूरे शहर तक ले जाने के लिए छोटी छोटी नहरों, नालियों का एक पूरा इरिगेशन सिस्टम था, जिससे इस पानी का इस्तेमाल घरों और खेती में किया जाता था। और क्योंकि शहर के नीचे झील की दलदली मिट्टी थी जो खाद का काम करती है, तो यहाँ खेती भी खूब हुआ करती थी और ये शहर अपने वक्त का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस शहर बन चुका था पूरे अमेरिका में। इन लोगों ने यहाँ से अपना एम्पायर फैलाना शुरू किया और जल्दी ही इनका एम्पायर आज के मैक्सिको, ग्वाटेमाला, होंडुरास और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कुछ इलाकों तक फैल चुका था। ये बड़ी मिलिट्री पावर होने के साथ साथ इंजीनियरिंग, आर्ट, टेक्निक, एस्ट्रोनॉमी और कल्चर के माहिर लोग थे। इनका अपना एक धर्म भी था, जिसमें कई अलग अलग देवता थे और जिन्हें ये अपने मंदिरों में कुर्बानियां भी दिया करते थे। इनके पास 2 कैलेंडर थे, एक सरकारी कैलेंडर जो 365 डेज का था और दूसरा एक धार्मिक कैलेंडर जो 260 डेज का था। इन लोगों के पास अपनी स्क्रिप्ट यानी राइटिंग सिस्टम भी था, यानी कि लिखना जानते थे और ये पिक्टोग्राफी का इस्तेमाल भी किया करते थे, जिसमें तस्वीरें और निशानों के जरिए लिखा जाता है। ये लोग मक्का, आलू और कोको की खेती किया करते थे, जिससे अब तक पूरी दुनिया अनजान थी और ये फसलें इन्हीं लोगों से स्पेनिश हमलावरों के हाथों होते हुए पूरी दुनिया तक पहुंची थी।
बता दें कि कोको का इस्तेमाल वो लोग आज की तरह चॉकलेट के रूप में नहीं करते थे, बल्कि इससे एक मसालेदार गर्म शरबत बनाया जाता था जिसे मंदिरों में या त्योहार पर खास मौकों पर पिया और पिलाया जाता था। दोस्तों, यही वो फसलें थी जिसने भूखी मरती हुई यूरोपियन नस्ल का पेट भरा था, और आज के टमाटर समेत ये सभी फसलें हमारी किचन का अहम हिस्सा हैं। इनके पास एक मजबूत और वेल डिफाइंड गवर्नमेंट सिस्टम भी था, जिसमें सबसे ऊपर राजा होता था जिसे ये लोग तनातोनी कहते थे, और उसके नीचे नोबल्स यानी रईस लोग होते थे, जिसके नीचे आते थे सरकारी अधिकारी और सरकारी कर्मचारी, फिर उसके बाद लड़ाकू योद्धा, फिर व्यापारी, और उसके नीचे आम आदमी। टेनोक्टित्लान में बड़ी और चौड़ी सड़कें थी, लोगों के इकट्ठा होने और त्योहार मनाने और खेलने के लिए जगहें थी, एक मजबूत सोशल स्ट्रक्चर भी था। ये लोग 2 सदियों तक अपने इस देश में रहते, फलते फूलते रहे और राज करते रहे, जब तक कि 1492 में स्पेनिश जहाजी कोलंबस ने अमेरिका के करीबी हेस्पिनोला के एक आइलैंड पर कदम नहीं रख दिया। कोलंबस तो 1506 में मर गया, लेकिन वो भूखी नंगी यूरोपियन नस्ल के लोगों के लिए एक नई दुनिया का रास्ता खोल गया। 1515 में पूरा कैरिबियन इलाका स्पेनिश हमलावरों का गढ़ बन चुका था, और 1519 में एक स्पेनिश सिपाही हर्नन कोर्टेज ने अपने 600 साथियों, 20 हल्की तोपों, 20 घोड़ों और बंदूकों के साथ अमेरिकी जमीन पर कदम रखा। कहते हैं कि एक एज़टेक भविष्यवाणी के हिसाब से एक दिन उनके नाग देवता कुकुलकान उनकी धरती पर 4 पैरों वाले वाहन पर बैठकर आएंगे। जब स्पेनिश गोरा चिट्टा कोर्टेज और उसके साथी अपने घोड़ों के साथ एज़टेक इलाके में पहुंचे, तो लोगों ने सोचा शायद ये उनके देवता है, क्योंकि उनका रंग एज़टेक लोगों से बिल्कुल अलग था, और उन लोगों ने घोड़ा भी पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि अमेरिका में घोड़े होते ही नहीं थे। साथ ही उन्हें कई बार शक हुआ कि शायद ये कोई इंसान ही है। इसी कश्मकश में एज़टेक राजा मोंटेजुमा सेकंड ने कोर्टेज और उनके साथियों के लिए कुछ तोहफे भिजवाए, जिसमें सोने और चांदी के बड़े बड़े थाल, बर्तन, मूर्तियां, चम्मच, टेक्सटाइल आइटम्स यानी महंगे कपड़े, कई रेयर और महंगी किस्म के जानवर, हीरे मोती शामिल थे, जिस पर कोर्टेज खुश होने के बजाय लालच से भर गया और सोचा कि जो राजा गिफ्ट में इतना कुछ भेज सकता है, उसके महल और पूरे शहर में कितना सोना होगा। उसने राजा मोंटेजुमा से दोस्ती बनाने के लिए अपने देश यानी स्पेन की बड़ी बड़ी तारीफें उन लोगों से की, और साथ ही कुछ तोहफे भी एज़टेक लोगों को उनके राजा के लिए दिए, जिनमें घोड़े, कांच के सामान, कुछ कपड़े, लोहे के हथियार और म्यूजिक आइटम्स थे जो लकड़ी के थे। बताते हैं कि इन्हें देखकर एज़टेक लोग हंस पड़े और बोले कि आप इतने अमीर देश के मैसेंजर हो और ये खिलौने हमारे तनातोनी को देना चाहते हो। बहरहाल इस सबसे कोर्टेज उन लोगों को इम्प्रेस तो नहीं कर पाया, लेकिन उससे इतना फायदा जरूर हुआ कि जब तक एज़टेक लोग ये समझ पाते कि ये देवता नहीं इंसान है, तब तक कोर्टेज ने उनसे अच्छी अच्छी बातें करके उनसे दोस्ती कर ली और बिना रोक टोक के एज़टेक एम्पायर में घूमने की इजाजत ले ली। इसके बाद उसने ऐसे लोगों की तलाश में घूमना शुरू कर दिया जो राजा के खिलाफ हों या उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, और उसे जल्दी ही ऐसे लोग मिल भी गए। लेकिन उस सबसे भी ज्यादा काम की चीज उसके हाथ आई एक मायन और डॉन मरीना। बताते चले कि माया लोग भी मैसो अमेरिकन ही थे, लेकिन ये एज़टेक से एक अलग कौम थी। ये लोग भी सेंट्रल अमेरिका में ही रहते थे। डॉन मरीना एक गुलाम के तौर पर खरीदकर एज़टेक एम्पायर में लाई गई थी और एक बाजारू के रूप में काम कर रही थी, जिसे एक कबीले ने गिफ्ट के तौर पर कोर्टेज को दिया था। डॉन मरीना की खासियत ये थी कि वो माया, एज़टेक और कई लोकल कबीलाई भाषा पहले से जानती थी, क्योंकि उसका लोगों से मिलना जुलना था और उसकी कन्विंसिंग पावर भी बहुत थी, यानी वो लोगों को आसानी से अपनी बातों में बहला लिया करती थी। कोर्टेज के पास आने के बाद उसने ईसाई मजहब अपनाकर अपना नाम डॉन मरीना रख लिया, जो पहले कुछ और था, और स्पेनिश जबान भी सीख गई, जिससे अब कोर्टेज के लिए इलाके में घूमना, लोगों से बात करना, उनकी कमजोरियां ढूंढना और समझौते करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि उसे डॉन मरीना की शक्ल में काबिल गाइड और लोकल नेगोशिएटर का साथ मिल रहा था। धीरे धीरे छोटी मोटी जंगों को खत्म करके, कबीलों के फैसले करवाकर और छोटी मोटी बगावतें खत्म करवाकर कोर्टेज राजा मोंटेजुमा की नजरों में चढ़ गया। आखिरकार उसने किसी तरह राजधानी टेनोक्टिट्लान में आने की इजाजत हासिल कर ली। जब कोर्टेज और उसके साथी राजधानी पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। पानी पर तैरते बगीचे और खेत, पक्की नालियां, ऊंचे ऊंचे महल और मंदिर, बाजार और लोगों के साफ सुथरे घर, महंगे कपड़ों वाले लोग जो उस वक्त के यूरोपियन लोगों के लिए बस ख्वाब ही थे, वो यहाँ सब सच थे।
जब कोर्टेज और उसके साथी शाही महल में खाने के लिए बैठे तो उनकी आंखें ये देखकर फट गई कि वहाँ लगभग 600 तरह के खाने पेश किए गए थे और उनका दिमाग ये सुनकर फट गया कि ये सब आज कोई स्पेशल नहीं है, बल्कि तालातोनी तो रोज इसी तरह खाना खाते हैं। कोर्टेज और उसके साथियों ने राजा के साथ मीठा बर्ताव और खुशामद जारी रखा और जल्दी ही उसके वफादार दोस्त बन गए। लेकिन एक दिन मौका पाकर उन्होंने राजा को महल के अंदर ही कैदी बना लिया और टॉर्चर करने लगे ताकि वो खजाने का पता बता दे। लेकिन इसी दौरान कोर्टेज को पता चला कि एक बड़ी स्पेनिश फौज उसकी तलाश में किनारे पर आ चुकी है। हुआ दरअसल ये था कि हर्नन कोर्टेज कोई खुद बड़ा जनरल नहीं था, वो तो एक छोटा सा सिपाही था जिसे क्यूबा की स्पेनिश गवर्नर ने 600 लोगों का हेड बनाकर मेसो अमेरिका की जानकारी जुटाने के लिए भेजा था। लेकिन कोर्टेज ने यहाँ आकर खुद को यहाँ का गवर्नर बना लिया और टेनोक्टिटलान को जीतने के मिशन पर जुट गया, जैसा आप देख रहे हैं। जब क्यूबा में स्पेनिश गवर्नर को ये पता चला तो वो आग बबूला हो गया और उसने एक बड़ी फौज के साथ कोर्टेज की तरफ कूच कर दिया। जब कोर्टेज को इस फौज के आने की खबर मिली तो वो एक नई मुश्किल से बचने के लिए गवर्नर से मिलने निकला और राजा मोंटेजुमा को अपने साथियों के मातहत छोड़ दिया, जो उसे कैद में रखते और कभी कभी महल की बालकोनी पर ले आते ताकि जनता भड़क ना जाए और उनको ये लगे कि राजा अपने महल में आराम कर रहा है। लेकिन जब तक कोर्टेज अपना काम करके महल में वापस लौटा तो उससे पहले इन साथियों ने एक गलती कर दी। ये लोग दरअसल रात में महल से निकलते थे और सोना और बाकी चीजें महल से निकालकर बाहर किसी मकान में छुपा देते थे। लेकिन इसके साथ उन्होंने लोगों के साथ लूटमार भी शुरू कर दी और एक दिन यहाँ एक त्योहार के दिन एक पुजारी अपने रिवाज के हिसाब से कुर्बानी दे रहा था, जिसे देखकर ये स्पेनिश ईसाई भड़क गए और उन्होंने उस पुजारी को कत्ल कर दिया, जिससे बाकी के एज़टेक लोग भड़क गए और ये देखकर स्पेनिश फौजी भागकर महल के अंदर छुप गए। जब कोर्टेज गवर्नर से सुना करके 1300 फौजी, 96 घोड़े, 80 तीरंदाज और 2000 लोकल एज़टेक लड़ाकों के साथ शहर वापस आया तो हालात बिल्कुल बदल चुके थे। शहर के लोग अब इन बोरों से पिंड छुड़ाना चाहते थे लेकिन हमला नहीं कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपने राजा के हुक्म का इंतजार था और साथ ही ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर उनका राजा इतने बुरे लोगों के ऊपर हमले का हुक्म क्यों नहीं दे रहा। उन्हें ये पता ही नहीं था कि राजा खुद कैदी बना हुआ है। अब हुआ ये कि इन लोगों ने हमला तो नहीं किया लेकिन महल में आने वाली तमाम तरह की सप्लाई बंद कर दी और एक एक करके उन लोगों को मारना शुरू कर दिया जो गोरों की कोई भी मदद कर रहे थे। उनका मानना है कि इससे राजा और गोरे बाहर आने पर मजबूर हो जाएंगे। उधर महल के अंदर कोर्टेज और उसके साथी राजा मोंटेजुमा को लगातार टॉर्चर कर रहे थे ताकि वो खजाने का पता बता दे, लेकिन राजा ऐसा करने पर राजी ही नहीं था। आखिरकार जब महल के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई और हमला करने का प्लान बनाने लगी तो कोर्टेज ने राजा को महल की बालकनी पर जाकर लोगों से बात करने और समझाने के लिए बोला। लेकिन जैसे ही राजा ने बाहर आकर लोगों को समझाने की कोशिश की तो लोग राजा पर ही भड़क गए और गद्दार कहने लगे और महल पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, जिनमें से कुछ पत्थर राजा को भी लगे और राजा जो पहले से ही टॉर्चर और बीमारी से घायल था वही मारा गया। अब कोर्टेज और उसके साथियों का बुरा वक्त शुरू हो गया क्योंकि उनकी हिफाजत की आखिरी गारंटी अब खत्म हो चुकी थी और अब एज़टेक लोग किसी भी दिन महल के अंदर घुस सकते थे। जब ये लोग अंदर भूखे मरने लगे तो आखिर एक दिन इन्होंने जान पर खेलकर रात के अंधेरे में भागने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही ये लोग रात में बाहर निकले एज़टेक लोगों ने इन पर हमला कर दिया और इनमें से आधे से भी कम लोग ही अपनी जान बचाकर शहर से बाहर आ पाए। इस रात को स्पेनिश हिस्ट्री में लो नोचे ट्रिस्टे यानी दुखों की रात कहा जाता है। अब ये लोग शहर से बाहर तो आ चुके थे लेकिन अपना एक हथियार शहर में ही छोड़ आए थे और वो था स्मॉल पॉक्स यानी चेचक की बीमारी। दरअसल यूरोपियन देश इस जमाने में गंदगी और बीमारियों का घर होते थे, जबकि एज़टेक शहर आज के मॉडर्न शहरों से भी ज्यादा साफ होते थे, इसीलिए यहाँ के लोगों को बीमारियों की आदत नहीं थी और जब ये एज़टेक लोग यूरोपियनों के कांटेक्ट में आए तो बीमार होने लगे। यूरोपियन लोगों के शहर से भागने के बाद एज़टेक्स ने मोंटेजुमा के छोटे भाई को राजा बना दिया, लेकिन शहर में चेचक इतनी बुरी तरीके से फैलने लगी थी कि लोग गलियों और सड़कों पर मरने लगे और खुद राजा तक इस बीमारी से नहीं बच सका और मारा गया, जिसके बाद उसके बेटे कोक्टेमोक को राजा बनाया गया। दुखों वाली रात के कुछ महीने बाद जब कोर्टेज और उसकी फौज जब शहर में वापस आए तो शहर की आधी से ज्यादा आबादी मारी जा चुकी थी और जो बचे थे उनमें से भी अक्सर या तो बूढ़े बच्चे और औरतें थे या बीमार थे, ये इतने कमजोर और भुखमरी का शिकार हो चुके थे कि मुकाबला नहीं कर सकते थे, जिससे स्पेनिश फौज आसानी से शहर में दाखिल हो गई। यहाँ उन्होंने एक बार फिर अपना पुराना पैतरा अपनाते हुए नए राजा को कैद कर लिया और उसे महल से दूर ले गए और
खजाने के बारे में पूछा। जब राजा ने बताने से इनकार कर दिया तो उसे कुर्सी पर बांधकर उसके पैर जलते हुए कोयले पर रख दिए गए। जब राजा ने आखिरकार खजाने का पता बता दिया तो इन्होंने राजा को छोड़कर खजाना लूटना शुरू कर दिया। राजा ने एक बार अपने लोगों के साथ कोर्टेज का मुकाबला भी किया और मारा गया। और दोस्तों, इसी के साथ एज़टेक एम्पायर हमेशा के लिए दुनिया के नक्शे से मिट गया। इसके बाद स्पेनिश लोगों ने पूरे एज़टेक एम्पायर में ऐसी लूट और कत्लेआम की शुरुआत की जो तब तक नहीं रुकी जब तक सारे एज़टेक या तो मार न दिए गए या तो ईसाई हो गए। आज टेनोक्टित्लान शहर खत्म हो चुका है और उसकी थोड़ी बहुत निशानियां ढूंढने पर मिलती हैं, जिनमें उनके कुछ पिरामिड और मंदिर और कुछ गांवों के निशान शामिल है। जहां ये शहर हुआ करता था वहां अब मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, जिसने लेक टेक्सकोको को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब बाकी एज़टेक शहर जंगल में बदल चुके हैं, जिनमें से कुछ को लाइडार तकनीक की मदद से तलाश भी किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? क्या ये सिर्फ दो एम्पायर्स की लड़ाई थी? यह एक लालच में अंधी कौम का शुरू किया हुआ कत्लेआम था? हमें कमेंट में बताएं। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि क्यों इंसानों को बकरियों से जंग लड़नी पड़ी थी तो यहाँ क्लिक करें। और अगर आप ऐसे ही और हिस्टोरिकल किस्से जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। आपके प्यार भरे कमेंट्स और लाइक्स का बहुत बहुत शुक्रिया।